हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव। और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम बेसिकली बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब पढ़ते हैं तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि इससे पहले अगर आपने फर्टिलाइजेशन को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, आपने इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, आपने गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रॉपरली नहीं पढ़ा है, तो पहले आप उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से तैयार करें। आप अगर इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, गैमीटोजेनेसिस ये सब टॉपिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं तो फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है। तो आपने देखा कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट जो है वो जैसे ही यूट्राइन वॉल से हो जाता है, मदर की यूट्राइन वॉल से जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाता है, हम इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। देन आफ्टर हम जैसे ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी, वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि अब जो ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती हैं और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये आपको मैंने बता दिया था। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या करती है? तो कोरियोनिक विलाई जो है वो मदर के यूट्राइन वॉल में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं और मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ इंटरडिजिटेड हो जाती है। मैंने आपको ऐसे समझाया था, ये इंटरडिजिटेड हो जाती है और जो एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन होता है बिटवीन मदर एंड फीटस, उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने प्रेगनेंसी के दौरान पढ़ा और हमने बताया कि जो प्लेसेंटा है वो 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है ना, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, जो कि प्लेसेंटा से पहले कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस कर रहा होता है अप टू 4 मंथ, लेकिन 4 महीने से जस्ट पहले या चौथे महीने से जनरली जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, उनका प्रोडक्शन जो है वो प्लेसेंटा से होना स्टार्ट हो जाता है। अब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की हम बात करेंगे तो जब एक फीमेल में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड 9 महीने का है, 9 मंथ का है, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आप देखेंगे जो फीटस में अब ग्रोथ और डेवलपमेंट होने वाली है, यानी कि जैसे जैसे उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, हार्ट का फॉर्मेशन होगा, लिम्स का फॉर्मेशन होगा, डिजिट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना, बॉडी पर हेयर्स आएंगे, आई लिड्स और आई लैशेस का फॉर्मेशन होगा, ऐसे धीरे जेनाइटल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा। ऐसे करते करते एक इंडिविजुअल जो है वो एम्ब्रियो जो है वो फुली फॉर्म इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और जब उसमें यानी कि फीटस में उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी, एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाएगा, तो फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल को जो कि रेडी है फॉर द पार्चुरेशन, फॉर द डिलीवरी, हम देखेंगे कि उस दौरान जितने भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिले हैं फ्रॉम इम्प्लांटेशन टू पार्चुरेशन, यानी पार्चुरेशन के पहले से लेकर इम्प्लांटेशन के बाद तक, यानी उसके बीच में जितने भी डेवलपमेंट हुए उनको हम कंसीडर करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद से लेकर पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ द बेबी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। तो इम्प्लांटेशन के बाद से लेकर बिफोर पार्चुरेशन, यानी कि बच्चे के जन्म होने से पहले तक, इस बीच में जितने भी डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होते हैं वही है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उसे हमें इस टॉपिक के अंदर स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पर है भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड बिफोर पार्चुरेशन, इस बीच में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि ये पूरी ड्यूरेशन किसकी है, इस पूरी ड्यूरेशन को आप बोलेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है ना। इम्प्लांटेशन के बाद से लेकर पार्चुरेशन के पहले तक की जितनी भी एक ड्यूरेशन है उसको आप प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन बोलेंगे, और इस बीच में जो एम्ब्रियो में होने वाले डेवलपमेंट हैं उनको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो हमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ लेना चाहिए? क्या पूरा गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना चाहिए? नहीं। आप जब एमबीबीएस करेंगे तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर आपको एक पूरी साइंस पढ़नी है, आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी है। लेकिन अभी नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो इस टॉपिक के अंदर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो या तो अम्बिलिकल कॉर्ड पर होते हैं, ठीक है ना, या फिर वो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन पर होते हैं। आप नोट करते जाइए, हमें यही चीज़ों को फोकस करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए नीट एग्ज़ाम में वो टेराटोजेंस पर होते हैं। कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ड्रग्स, अल्कोहल, कोई भी ऐसे केमिकल्स या एंटीजेंस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान, पहले 3 महीने की फीटल ग्रोथ के दौरान अगर उसकी फीटस की वृद्धि को, उसके डेवलपमेंट को अफेक्टेड कर रहे हैं, फीटस में इस तरीके से माल फॉर्मेशन कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर और नॉर्मल ग्रोथ ना कर पाए, तो हम उन केमिकल एजेंट्स को या वायरस को, बैक्टीरिया को, अल्कोहल को, ड्रग्स को, जो भी हो सकते हैं, हम उनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? टेराटोजेंस। और इनसे काफ़ी खतरा होता है एक प्रेग्नेंट फीमेल को, उसके स्पेशली इनिशियल 3 मंथ में, जबकि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से गुजर रही होती है। और कई बार टेराटोजेंस की वजह से, यानी कि कुछ ड्रग्स, अल्कोहल, केमिकल सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस की जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन बन जाते हैं तो देखने में आता है कि फीमेल में मिसकैरेज हो सकता है और ऐसी कंडीशंस में उसको, बच्चे को अवॉइड करना होता है। तो अल्टीमेटली चौथे नंबर पर हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पर होते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब आप जब भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जब फीटस का डेवलपमेंट चल रहा होता है मदर की यूट्रस में, तो फीटस के सराउंडिंग हम जनरली 4 डिफरेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को स्टडी करते हैं। वैसे तो फीटस के अराउंड 2 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक जस्ट आउटर द फीटस जो है उसको हम जनरली बोलते हैं एमनियन, और जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं कोरियन। पर इसके अलावा यॉर्क सैक और एक और मेम्ब्रेन होती है अलेंटॉइस करके, जो कि इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हमें 4 मेम्ब्रेन्स की स्टडी करना होगी, हमें उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है। जैसे कि नंबर 1 एमनियन, नंबर 2 कोरियन, नंबर 3 की हम बात करें तो योक सैक, एंड नंबर 4 पर हम बात करें तो अलेंटॉइस, ठीक है ना। ये 4 जो हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। कई बार नीट में ये क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी होती हैं, तो आपको आंसर याद रखना है 4 होती हैं। और उनमें से एमनियन और कोरियन जो हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फीटस को प्रोटेक्ट करती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा नीट में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपकी एनसीईआरटी में, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, ह्यूमन गैस्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके अंदर हमें यह पढ़ना होता है कि एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जब हम स्टडी करते हैं तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3rd मंथ, 5th मंथ, 6 मंथ और स्पेशली 9 मंथ, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइम पर फीटस में या एम्ब्रियो में किन किन ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे 1st मंथ में फीटस में हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और आप चाहें तो फीटस की जो है हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से आसानी से सुन सकते हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने बताया कि 2nd मंथ में क्या खासियत होती है, 3rd मंथ में क्या क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑर्गन्स के हो चुके होते हैं, 5th में क्या हो जाता है, 6th में क्या हो जाता है, 9th में क्या हो जाता है। उससे पहले एक चीज़ और आप जान लें कि फीमेल में जो गैस्टेशन है, यानी कि ह्यूमन का जो गैस्टेशन पीरियड है, वो आप याद रखिए 9 मंथ का होता है। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट 9 मंथ्स का होता है। और इन 9 मंथ को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं।
एक को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआती 3 महीने। उसके बाद के नेक्स्ट 3 मंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ जो है वो हो जाएंगे आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर, और उसके बाद लास्ट के 3 मंथ जो होंगे उनको हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, और इनको आप लिख सकते हैं लास्ट 3 मंथ। तो बच्चों, बात को समझो, हमेशा याद रखिए गैस्टेशन जो है ह्यूमन में वो 9 मंथ का है, और उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर अगले 3 महीने, थर्ड ट्राइमेस्टर आखिरी 3 महीने। इस तरीके से ह्यूमन में गैस्टेशन पीरियड 9 मंथ का है, और हमें एनसीईआरटी में जो लिखा है वो हमें याद रखना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मंथ, 5th मंथ, 6th मंथ और 9th मंथ में आखिर फीटस में या एम्ब्रियो में कहा जाए तो क्या क्या नए ऑर्गन्स जो हैं या डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से प्रोग्रेस्ड होती जाती है। तो यहाँ पर हम अब ओवरव्यू ले चुके हैं, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था बच्चों? ओवरव्यू था। और हमें ये समझ में आ गया ओवरव्यू में कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को कवर्ड करना है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन, टेराटोजेंस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड ह्यूमन गैस्टेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इन सभी सब टॉपिक्स को कवर्ड करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अम्बिलिकल कॉर्ड की। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? तो बहुत सिंपल है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ये क्या है भाई? तो इसको मैं एम्ब्रियो या फीटस कह सकता हूँ। चलिए मैं इसको फीटस कह देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं कह सकता हूँ ये प्लेसेंटा है। आप प्लेसेंटा की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं। प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो कि कोरियोनिक विलाई के मैटरनल यूटेराइन टिश्यूज एंड ब्लड वेसल्स के साथ इंटरडिजिटेड होने से मिलकर बनती है। और प्लेसेंटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट मानी जाएगी जो मदर और फीटस के बीच में आदान प्रदान कर रही है, एक्सचेंजिंग कर रही है मटेरियल्स का, गैसेस का, ठीक है ना। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? प्रश्न फिर से वहीं पर है। अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है फीटस को प्लेसेंटा से। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वैसे देखा जाए तो पार्ट ऑफ फीटस ही है, लेकिन ये फीटस को कलेक्ट करता है किससे बेसिकली? तो आप कहेंगे ये फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता। तो जो रेड कलर से मैं इस तरीके से ये हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कह सकते हैं। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ फीटस। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो आप देखते हैं कि डॉक्टर जो है वो बच्चे को मदर से कनेक्ट करने वाला यानी मदर के प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाले इस स्ट्रक्चर को कट कर देते हैं। आपने कभी अगर सुना होगा जब नया बच्चा कोई पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसकी जो नाभि होती है वहाँ पर कुछ डॉक्टर क्लिप टाइप का लगा देते हैं। तो एक्चुअली में वो अम्बिलिकल कॉर्ड ही होती है जिसको डॉक्टर कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, क्योंकि अब बच्चे को न्यूट्रिशन, गैसेस लाइक ऑक्सीजन या उस बच्चे की बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अब उनके एक्सचेंजिंग के लिए बच्चे को मदर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का जन्म हो चुका है और वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अपनी नोज से ले सकता है अपने लंग्स में। अब वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को अपने एलिमेंट्री कैनाल की जो एक ओपनिंग है एनस और उसके यूरिनरी ट्रैक के थ्रू वो क्या कर सकता है? एक्सक्रीट कर सकता है यूरिन के फॉर्म में और फीसिस के फॉर्म में। लेकिन बिफोर द बर्थ एक बच्चा जो है वो जो भी मटेरियल्स हैं न्यूट्रिशनल या जो भी मटेरियल्स हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन और जो भी वेस्ट गैसेस हैं लाइक CO2, उनको एक्सचेंज करने के लिए बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड होता है और वो प्लेसेंटा फीटस को कनेक्ट करती है अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर माना जाएगा जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। ये कहा जाएगा तो फीटस का ही पार्ट है
एम्ब्रियो का ही पार्ट है, लेकिन जब बर्थ हो जाएगा तो फिर वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बचेगा, क्योंकि डॉक्टर्स उसको कट कर देंगे और अब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ऐसी कह सकते हैं संरचना है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करेगा। और प्लेसेंटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मदर और फीटस के बीच में एक ऐसा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करेगा, जो कि मदर से फीटस और फीटस से मदर के बीच में वेरियस न्यूट्रिएंट और गैसेस को एक्सचेंज करेगा। तो अल्टीमेटली हमें अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का प्रिजर्वेशन या अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड का प्रिजर्वेशन डॉक्टर क्यों करते हैं? आपने कभी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ अगर आप कभी गए होंगे अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो आपने सुना होगा कि जब भी कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास कोई फीमेल जाती है तो उसके जो साथ में उसके गार्जियंस होते हैं, जो उसके साथ में अटेंडेंट होते हैं, मतलब कि उसका हस्बैंड या उसके कह सकते हैं सास ससुर, या हो सकता है उसका छोटा भाई या उसकी मम्मी, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपर्ट लोग होते हैं जो ये सजेशन देना शुरू कर देते हैं कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज़ रजिस्टर्ड करवा लीजिए कि आपके बच्चे का जब बर्थ होगा तो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड की प्रेजेंस होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और उस ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उस ब्लड में से स्टेम सेल्स को निकालकर हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर देंगे। लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करने का मतलब है क्रायो प्रिजर्व कर देंगे। अब ये क्रायो प्रिजर्व्ड क्या है? यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस में हम बच्चे से उसके अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट ब्लड से कलेक्ट की गई स्टेम सेल्स को -196 डिग्री सेल्सियस यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व्ड कर देंगे, जिससे कि कई सालों तक वो बच्चे की जो स्टेम सेल्स हैं वो एज इट इज फॉर्म में, प्रिजर्व्ड फॉर्म में सुरक्षित बनी रहेंगी। तो भाई क्यों आप रखना चाहते हो? क्या है पड़ी हुई है भाई उनको कि वो आपके फैमिली मेंबर, जो नया कोई फैमिली मेंबर आने वाला है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के ब्लड की स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? इसके बदले में वो आपसे अच्छा खासा पैसा भी तो ले रहे होंगे ना। तो डेफिनेटली वो पैसा ले रहे हैं आपसे, तो हाँ वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको समझाएंगे कि स्टेम सेल्स किसी भी एम्ब्रियो में ऐसी सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स हैं हम कह सकते हैं, जो कॉन्टिन्यूअसली अपना डिवीज़न करने की एबिलिटी रखती हैं। पहली चीज़ तो यानी कि अगर आप स्टेम सेल्स को कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, तो वो सेल्स को लेबोरेटरी में जितना चाहें उतना ग्रो किया जा सकता है। इस तरीके से वो कल्चरिंग कर देंगे तो वो जो सेल्स हैं स्टेम सेल्स, वो जितना चाहें आप उतना नंबर्स में ग्रो कर सकते हैं, मिलियन बिलियंस जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं। वो कॉन्टिन्यूअसली अपना डिवीज़न करने की एबिलिटी रखती हैं। एंड सेकेंड चीज़ के ये किसी भी ब्लड टाइप की सेल्स में या किसी भी ब्लड सेल्स में अपना क्या कर सकती हैं? डिफरेंशिएशन कर सकती हैं, यानी दे कैन डिफरेंशिएट एनी काइंड ऑफ ब्लड सेल्स, या कह सकते हैं टिश्यू सेल्स। तो स्टेम सेल्स एक ऐसी सेल्स को मान सकते हैं हम जिनको एक तो आप जितना चाहे उतना नंबर में ग्रो कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको अगर उनको कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट हो जाती है अंडर लेबोरेटरी किसी भी टाइप ऑफ सेल्स में। तो अगर मान लीजिए कि बच्चे के बर्थ के बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, चाइल्डहुड की एज में पहुंचता है, धीरे धीरे और बड़ा होता है, वो एडल्ट एज में पहुंचता है, एडोलिसेंस एज से एडल्ट एज में पहुंचता है, यंग एज में पहुंचता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि बच्चे को कोई ऐसी डिसीज़ हो जाती है जो ब्लड सेल्स की वजह से, लाइक ल्यूकेमिया, जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर ऑफ ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। या फिर बच्चे को किसी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसीज़ हो जाती है, लाइक उस बच्चे में मैच्योर लिम्फोसाइटिक सेल्स नहीं बन पा रही हैं क्योंकि उसमें किसी भी टाइप का कोई कह सकते हैं एरर आ चुका है, कोई डैमेज आ चुका है। बच्चे को कोई भी ऐसी मेटाबॉलिक डिसीज़, सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई डिसीज़ अगर हो जाती है तो वहाँ पर हम स्टेम सेल थेरेपी का यूज़ करके बच्चे को क्योर कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं कि हम उन सेल्स को, उनमें चाहें तो हम किसी भी अप्रोप्रिएट जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लाइक जीन थेरेपी का यूज़ करके, या फिर हम उस बच्चे में करेक्ट कॉपी ऑफ
जीन्स रखने वाली स्टेम सेल्स को तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी में और उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बच्चे की बॉडी के अंदर, और उस बच्चे को हम सीवियर कुछ ऐसी डिसीज से क्योर कर सकते हैं यहाँ तक कि कुछ सर्टेन कैंसर्स होते हैं उनसे भी क्योर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के लिए फ्यूचर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कंसेप्ट यूज किया जाता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में बच्चे को किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में किसी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है कि उसकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर बॉडी का ऑर्गन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, उसको कोई विशेष टाइप का ल्यूकेमिया कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, या सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई डिसीज़ हो जाती है जो कि जीन म्यूटेशन से होती है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर उस बच्चे को हो जाता है जिसमें कोई एंजाइम जो है वो बनना बॉडी में बंद हो जाता है, तो एप्रोप्रिएट जीन को इस स्टेम सेल में डालकर उन स्टेम सेल्स को अगेन जितना चाहें उतने नंबर ऑफ सेल्स में ग्रो करके हम बच्चे में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। या बच्चे में किसी भी बॉडी के किसी पार्ट या टिश्यूज़ के डैमेज होने पर हम इन स्टेम सेल्स से 3D एनिमल सेल कल्चर का यूज़ करके उस बॉडी के पार्ट या ऑर्गन पार्ट को तैयार कर सकते हैं लेबोरेटरी में, देन बच्चे के बॉडी में क्या कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉर्ड प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको स्टडी करते हैं हम लोग, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बच्चे को एक फ्यूचर प्रोटेक्शन देती है, और इस वजह से कई पेरेंट्स जो हैं वो इस थेरेपी को यूज़ करते हैं। हालांकि इसके पीछे आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर वो न्यू मेंबर जो आपकी फैमिली में आ रहा है अगर वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली होता है इंपॉर्टेंट, सबके लिए उनके बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड प्रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड एक ऐसा सोर्स है जिसमें ब्लड जो फीटस का ब्लड प्रेजेंट होता है वो रिच अमाउंट ऑफ क्या रखता है, स्टेम सेल्स रखता है, और वो स्टेम सेल्स मैंने बताया कि जितना चाहे उतना डिवाइड हो सकती हैं और किसी भी टाइप ऑफ बॉडी की सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। इस वजह से उनसे हम बच्चे को वेरियस डिसीज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके फ्यूचर में। अब आप याद रखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है ना, कि जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है मदर के यूट्राइन वॉल से, आप देखेंगे जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, ये क्या दिख रहा है आपको, इनर सेल मास, ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। उस इनर सेल मास में आप देखेंगे जो सेल्स हैं दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू एक्टोडर्म। वो किस में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और एक मिडिल जर्म लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। तो यही चीज़ बताई गई है कि इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर। एक आउटर लेयर क्या बनेगी, जर्म लेयर, एक्टोडर्म। इनर लेयर जो जर्म लेयर बनेगी वो होगी एंडोडर्म, और उनके बीच में बहुत जल्दी एक और जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलेंगे मीजोडर्म, क्योंकि ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसलिए उसमें 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, और ये 3 जर्म लेयर्स जो हैं वो एक्टो, एंडो और मीजोडर्म होती हैं। और इन्हीं जर्म लेयर से आप देखेंगे एम्ब्रियो में जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनका ओरिजिन होगा, उनका फॉर्मेशन होगा। तो इनर सेल मास ही फ्यूचर एम्ब्रियो को डेवलप करता है, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट में वो कौन सी सेल्स हैं जिससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो ट्रोफोब्लास्ट सेल से नहीं होगा। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोनिक विलाई। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लाइक एमनियन एंड कोरियन, लेकिन ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास हैं वो ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में। बाकी ड्यूरिंग द एम्ब्रियो उसको प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करती हैं, लाइक ये वाली सेल्स जिनको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं, क्योंकि इनसे कोरियोनिक विलाई बनेगा जिससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। और जो इनर सेल मास के आसपास वाली ट्रोफोब्लास्ट सेल्स उनको सेल्स ऑफ रॉवर कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और सेल्स ऑफ रॉवर्स का काम क्या होता है कि ये दे गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखिए इनर सेल मास में ऐसी सेल्स जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं, उनके अलावा भी कुछ सेल्स होती हैं, और वो सेल्स हैं स्टेम सेल्स, जिनको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कह सकते हैं। और ये लगातार अपना डिवीज़न करने की कैपेसिटी रखती हैं, और इन्हीं सेल्स के लगातार डिवीज़न करने की वजह से
एक सेल की ऐसी पॉपुलेशन एम्ब्रियो में हमेशा मेंटेन रहती है, इवन उसके एडल्ट फॉर्म में भी। हमारे पास भी आज स्टेम सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ, रिपेयरिंग, डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो इनर सेल मास की सेल एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म में डिफरेंशिएट हो चुकी हैं वो तो किसी ऑर्गन को बनाने में पार्टिसिपेट करेंगी, पर अगेन अगर एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म सेल्स की पॉपुलेशन को हम इंक्रीज करना है तो फिर स्टेम सेल्स ही डिफरेंशिएट हो सकती हैं किसी भी टाइप की बॉडी सेल्स में। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लगातार डिवीजन करके सेल पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। दे कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी काइंड ऑफ बॉडी सेल। अब हम बात करते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के शुरुआती 3 महीने यानी कि फर्स्ट 3 मंथ, और उनको हम क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एक ऐसा ड्यूरेशन होता है जो दोनों तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि इसमें फीटस जो है उसके सभी बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि आप फीटस अगर देखेंगे आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो आप बता सकते हो कि ह्यूमन का फीटस है, क्योंकि उसमें ऐसे सभी लगभग स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे कि आप आउटर मॉर्फोलॉजी को देखकर एक 3 मंथ फीटस की ये बता सकते हो कि दिस इज द ह्यूमन फीटस। ये डॉग का फीटस नहीं है, ये काऊ का फीटस नहीं है, एलिफेंट का फीटस नहीं है, ये ह्यूमन का फीटस है। एटलीस्ट अगर आप ये बता सकते हो तो ये आप कब बता सकते हो? फर्स्ट 3 मंथ जैसे ही कंप्लीट होते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये पॉसिबल है बताना। और आप देखेंगे इस ड्यूरेशन में हम जो स्ट्रक्चर होता है उसको एम्ब्रियो जनरली नहीं बोलते। देखो हम मोस्ट कॉमन लैंग्वेज में एम्ब्रियो वर्ड कहीं भी यूज कर देते हैं। इम्प्लांटेशन चल रहा होता है तो भी बोल देते अर्ली एम्ब्रियो। मॉर्यूला को क्या बोल देते हैं? इस समय जो एम्ब्रियो है उसमें 8 सेलुलर या 16 सेलुलर स्टेज होती है। देखो बोलना बहुत आसान, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं बताऊं तो शुरुआती 3 महीने में अगर हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर ग्रो कर रहा होता है मदर की यूट्रस में उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं? फीटस कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एम्ब्रियो टर्म बोलना यूज कर देते हैं। जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके बर्थ होने से 1 साल तक हम लोग बच्चे को नियोनेट्स बोलते हैं, नवजात बोलते हैं। उसके बाद 1 साल से लेकर हम बच्चे को अप्रॉक्सीमेट आगे के कुछ सालों तक क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद हम उसको इन्फेंट एज से लेकर यानी कि 5-6 साल की, 10 साल की एज से लेकर उसके कह सकते हैं कि प्यूबर्टी की एज के पहले तक के ड्यूरेशन की बात करें तो उस समय आप देखेंगे कि एज ऑफ प्यूबर्टी चल रही होगी बच्चे में। कुछ ऐसे कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि गैमीट का फॉर्मेशन होना फीमेल में और मेल में, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो फंक्शनली वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये स्टेजेस हैं डिफरेंट, जैसे फीटस हुई, एम्ब्रियो हुई, नियोनेट्स हुई, है ना, इन्फेंट हुई, प्यूबर्टी हुई, उसके बाद एडोलिसेंस हुई, उसके बाद एडल्ट हुई, उसके बाद ओल्ड एज हुई। तो ये हमारी डिफरेंट लाइफ की एज है, लेकिन मदर की यूट्रस में इनिशियल 3 मंथ के ड्यूरेशन में बेबी को क्या कहा जाएगा? फीटस। देन आफ्टर आप उसको एम्ब्रियो बोलना स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बता दूं जो फीटस होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद द स्टेप्स इन्वॉल्व। आपको याद रखना है कि ये जो मैंने एक यहाँ पर फोटोग्राफ्स ले रखी है, ये फोटोग्राफ्स जो है वो 3 मंथ फीटस की है। ये 3 मंथ का आपको क्या दिख रहा है? फीटस। और इसको देखकर देखो मैंने कैसे बोला कि फर्स्ट 3 मंथ जैसे ही कंप्लीट होंगे आप बच्चे को देखकर ये बिल्कुल बता सकते हो कि ये ह्यूमन बेबी है, ये ह्यूमन का फीटस है, क्योंकि उसमें सभी बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो चुका है। आप देखेंगे देखो इसके लिम्स बन चुके हैं, पैर और हाथ, ठीक है ना। और आप देखेंगे इसका जो हेड वाला पार्ट है इसमें आप देखेंगे ईयर्स भी दिख रहे हैं ना, जेनाइटल ऑर्गन्स भी इसमें वेल डेवलप्ड हो चुके होते हैं। तो अल्टीमेटली ये कहना बहुत आसान हो सकता है 3 मंथ के फीटस को देख करके ये ह्यूमन का फीटस है। डेट्स वाई कि लिखा हुआ है कि सभी बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन 3 मंथ में हो जाता है। एंड हम डेवलपिंग बेबी को फीटस कहते हैं और वो बहुत सेंसिटिव होता है। ऐसे सभी टाइप के केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, टेराटोजेंस कह सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, हमें बहुत बचाव करना होता है, क्योंकि शुरुआती 3 मंथ यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो ऐसा एक ड्यूरेशन है किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल की लाइफ में जिसमें अगर उसको किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, कोई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, एसटीडी डिसीज हो जाए, किसी वायरस का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, या वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रही है, या वो किसी बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कोई दवाई खा लेती है, ड्रग्स ले लेती है, लेड, मर्क्यूरी जैसे कह सकते हैं हैवी मेटल्स का एक्सपोजर अगर उसकी बॉडी में हो जाता है पॉल्यूटेंट के फॉर्म में, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये फीटस की हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और जो बेसिक स्टेप्स फीटस के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं उसमें ये सभी केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, वायरस, बैक्टीरिया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करने वाले जो भी एजेंट्स हैं वो उस फीटस के उन सभी बेसिक स्टेप्स
में इंटरफेयर करते हैं जो उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और कई बार तो ये होता है, जो आपको आगे की स्लाइड में बताने वाला हूँ, कि अगर किसी फीमेल में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ऐसे कुछ इन्फेक्शन हो जाएं लाइक रुबेला एक बड़ी खतरनाक वायरल डिसीज़ है जो रूबियोला वायरस से कॉज होती है, आपने पढ़ा होगा शायद ये, ठीक है ना। तो रूबियोला वायरस जो है वो एक ऐसा वायरस है जो रुबेला डिसीज़ कॉज करता है। रुबेला को हम जर्मन मिजल्स भी कहते हैं और जनरली मिजल्स टर्म हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो मिजल्स एक डिसीज़ है जो भी रूबियोला वायरस से होती है, एंड रुबेला भी एक डिसीज़ है जो कि रूबियोला वायरस से होती है। दोनों में अंतर है कि वायरस के दो अलग अलग वेरिएंट हैं। रुबेला को हम लोग जर्मन मिजल्स कहते हैं, हालांकि इसका वायरस भी रूबियोला है, और मिजल्स जनरली एक कॉमन सी डिसीज़ है जिसका वायरस भी रूबियोला है। बस दोनों में अंतर क्या है दोनों बीमारियों में, कि वायरस के जो वेरिएंट हैं, जेनेटिक वेरिएंट हैं, वो डिफरेंट है। तो अगर किसी भी मदर को रुबेला डिसीज़ हो जाती है, यानी जर्मन मिजल्स हो जाती है, जो कि एक वायरल डिसीज़ है, या उसमें एक्सपोजर हो जाता है सर्टेन केमिकल्स का, जैसे कि कुछ टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो मदर की बॉडी में लगातार एक्सपोजर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, वो पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है, या कुछ ऐसे कंटेमिनेटेड वाटर को वो अपटेक कर रही है, या कोई फूड मटेरियल जो वो खा रही है उसमें कुछ सर्टेन टॉक्सिक केमिकल अगर प्रेजेंट हैं, तो ये कॉज कर सकते हैं मालफॉर्मेशन इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस में उसकी बॉडी को विकृत कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से एक नॉर्मल डेवलपमेंट एक सही स्टेप के थ्रू होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, और उसमें एबनॉर्मल तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट कॉज हो जाएगा। और ये चीज़ क्या कर सकती है, अगर एबनॉर्मली किसी फीटस में डेवलपमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो फीटस जो है लीड टू डेथ, मतलब कि उसकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए याद रखिए कि ऐसे सभी केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, जो भी वायरस, बैक्टीरिया हैं जो कि मालफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीटस या एम्ब्रियो में कॉज कर सकते हैं, उनको हम टेराटोजेंस कहते हैं। तो टेराटोजेंस क्या है? टेराटोजेंस हम कह सकते हैं कि ऐसे सभी केमिकल एजेंट्स जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स, हार्मोन्स, सिगरेट्स में होने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस, या वायरस लाइक जर्मन मिजल्स, या हैवी मेटल्स लाइक लेड या मर्क्यूरी, या हो सकते हैं रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशंस, है ना। अगर ये सभी चीज़ों का एक्सपोजर एक प्रेग्नेंट फीमेल की बॉडी में होता है तो उसके फीटस में उसकी जो ग्रोथ है उसमें मालफॉर्मेशन हो सकता है, वो अफेक्ट कर सकते हैं हेल्थ ऑफ प्लेसेंटा को, जिससे फीटस की ग्रोथ रुक सकती है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक मदर में अगर ये केमिकल एजेंट्स, ड्रग्स, अल्कोहल, वायरस, बैक्टीरिया उसको अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने में, तो फीटस की डेथ भी हो सकती है, और ऐसी कंडीशन में बच्चा जो है उसका मिसकैरेज हो सकता है, उसका अबॉर्शन हो सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है, यानी मदर को बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ सकता है। तो फीटस जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है इनिशियल 3 मंथ में। देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट 3 मंथ जो है वो एक फीटस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें मदर को काफ़ी प्रिकॉशन लेने होते हैं। और गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक प्रेग्नेंट फीमेल को सजेस्ट करते हैं, बिल्कुल सजेस्ट करते हैं कि उनको शुरुआती 3 महीने में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज उनका मिसकैरेज होने की संभावना ज़्यादा होगी। आपको बता दूं, आफ्टर 3 मंथ पहला ट्राइमेस्टर खत्म हो जाए तो उसके बाद लेस सस्केप्टेबल टू टेराटोजेंस, यानी कि एक बार अगर फर्स्ट 3 मंथ जो है वो खत्म हो जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो जाता है, तो फीटस फिर ज़्यादा सस्केप्टेबल नहीं होता, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता इन केमिकल एजेंट्स के अगेंस्ट। हालांकि तब भी उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं ये केमिकल्स, लेकिन उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होगा एक फीटस जितना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा इन टेराटोजेंस, यानी कि इन केमिकल, ड्रग, अल्कोहल या बैक्टीरिया, वायरस जैसे, रेडिएशन जैसे एजेंट्स के अगेंस्ट। आगे बढ़ते हैं। टेराटोजेंस को डिफाइन करना है तो डेफिनेशन लिख रखी है मैंने, जब से बताता रहा हूं मैं। टेराटोजेंस आर एनी एजेंट्स और फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉर्शन। अगर किसी फीमेल में कोई अबॉर्शन हो रहा है किसी बाहरी एक्सपोजर की वजह से, लाइक गलत दवाई खाने की वजह से, या ज़्यादा अल्कोहल अपटेक करने की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो हम जनरली उन सभी को क्या कंसीडर करेंगे? टेराटोजेंस, जो कि किसी फीमेल में अबॉर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियो, 3 महीने के बाद हम क्या बोलते हैं बेबी को? एम्ब्रियो। और मेम्ब्रेन्स मतलब आप जानते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग झिल्ली जैसी कोई स्ट्रक्चर या संरचना। तो एक फीटस के अराउंड टोटल 4
मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अराउंड, मतलब बाहर। तो मैं कह सकता हूँ एक डेवलपिंग फीटस में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। हम ह्यूमंस हैं और मैमल्स में आते हैं तो हम पर भी ये चीज़ फॉलो होती है। उसके अलावा आपको याद रखना है वर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स हुए, यानी कि रेप्टाइल्स हों, वर्ड्स हों या मैमल्स हों, उन सभी में टोटल 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फीटस जो है या एम्ब्रियो कहा जाएगा आफ्टर 3 मंथ। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी हो सकती हैं? 4। वर्ड्स में भी यानी पक्षियों में भी, रेप्टाइल्स यानी छिपकली वगैरह जो होते हैं उनमें, एंड मैमल्स में। तो वर्ड, रेप्टाइल्स और मैमल्स जनरली क्लास हैं, किसकी क्लास है? टेट्रापोडा की क्लास है। ये हम एनिमल किंगडम में आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहली जो मेम्ब्रेन हमें पढ़ना है, सबसे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन, उसका नाम है एमनियन। एमनियन क्या है तो आपको याद रखना है, इसके बारे में बहुत डिटेल में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, डेट इज़ द इनर मोस्ट फोल्ड या मेम्ब्रेन अबव द एम्ब्रियो। अगर मैं बोलूँ कि ये एक एम्ब्रियो है, इस तरीके से इसको आप एम्ब्रियो मान लीजिए। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है, और ये मान लीजिए प्लेसेंटा है। अभी एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये फीटस है। तो फीटस के अराउंड जो है सबसे पहली मेम्ब्रेन, यानी जस्ट फीटस के बाहर जो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इस तरीके से, इसको आप बोल सकते हैं कि ये एमनियन है। ठीक है ना। ये सबसे इनरमोस्ट मेम्ब्रेन क्यों मानी गई? क्योंकि इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो फीटस को कवर्ड की होती है, और उसको हम लोग बोलते हैं कोरियन। ये मैं बना रहा हूं। तो सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम कोरियन कहेंगे। तो एमनियन को हम क्या कहेंगे? इनर मोस्ट मेम्ब्रेन। इसलिए मैंने यहां पर लिख रखा है दिस इज द इनर मोस्ट फोल्ड अबव द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में एक द्रव्य भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और कई बार डॉक्टर्स इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं, और इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकालने के बाद इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारी फीटल सेल्स होती हैं, और हम प्रीनेटल डायग्नोसिस करने में इस एमनियोटिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं। द टेक्निक जिससे हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर फीटस में होने वाली जेनेटिक डिसीज की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। हम ये मालूम करते हैं कि फीटस को कहीं कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। उसके जन्म से पहले, उसके बर्थ से पहले अगर आपको फीटस में प्रीनेटल डायग्नोसिस करना है तो हम उस कंडीशन में एमनियन मेम्ब्रेन और फीटस या एम्ब्रियो के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड, उसको निकाल लेते हैं। और उसमें बहुत सारी फीटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें क्रोमोसोम्स के नंबर्स को देखकर हम आराम से मालूम कर सकते हैं कि कहीं बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम जैसी डिसीज़ तो नहीं है, कहीं बच्चे में कोई एडवर्ड सिंड्रोम जैसी डिसीज़ तो नहीं है, उसमें पटाऊ सिंड्रोम तो नहीं है, या किसी भी टाइप की कोई ऐसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जो बच्चे को जन्म के बाद काफ़ी तकलीफ दे सकती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में आज प्रीनेटल डायग्नोसिस एमनियोसेंटेसिस से करना बहुत कॉमन सी टेक्निक है। इंडिया में भी ये कॉमन होने वाला है, हो चुका है ऑलमोस्ट। और जन्म से पहले यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय ही हम ये मालूम कर सकते हैं कि बच्चे को कहीं कोई जेनेटिक डिसीज़ तो नहीं है। अगर है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उस प्रेग्नेंट लेडी को कि आप इस बच्चे को अवॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे में अगर उसमें कोई जेनेटिक डिसीज़ है और उसका पहले ही हमें पता लग गया एक सही समय पर, तो उसका अबॉर्शन करना एक सही तरीका है। क्योंकि अगर बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका बर्थ हो जाता है, तो फिर उसमें ये बड़े बड़े क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हैं वो उसकी लाइफ को काफ़ी वाइडली अफेक्टेड करेंगे, और उसके जन्म के कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद वैसे भी उसकी डेथ हो सकती है, जो बाद में पेरेंट्स के लिए ज़्यादा कह सकते हैं कि एक इमोशनल टास्क बनेगा। तो उससे पहले ही, उसके जन्म से पहले ही उस बच्चे को अवॉर्ड कर देना एक सही तरीका है। ऐसा होता है। तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, आप समझ चुके हैं। आपको याद रखना है कि एमनियन और एम्ब्रियो के बीच जो फ्लूइड है उसको मैंने पहले ही बता दिया। एमनियोटिक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको आप एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो आगे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा। ठीक है ना। एमनियन का मेन फंक्शन क्या है? एमनियन मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। इसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको मैं बार बार बता रहा हूं, एमनियोटिक फ्लूइड विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड ऑल्सो प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये बच्चे को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करने के अलावा शॉक एब्जॉर्बर की तरह ये फ्लूइड जो है वो एक्ट करता है। तो किसी भी प्रकार से बच्चे को किसी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, बच्चे को डिहाइड्रेट ना हो उसकी बॉडी, इस वजह, इस कह सकते हैं, इस
काम में ये जो फ्लूइड है एमनियोटिक फ्लूइड वो काफ़ी हेल्प करता है और उसको वो प्रोटेक्ट भी करता है किसी भी मैकेनिकल डैमेज से। यानी कि अचानक अगर मान लीजिए मदर में कोई वाइब्रेशनल कह सकते इवेंट हो जाता है, वो टकरा जाती है एकदम से किसी एक हार्ड सरफेस से, तो वहाँ पर फीटस डायरेक्टली उस मैकेनिकल फोर्स से डैमेज ना हो, ऐसे कह सकते समय में जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है एम्ब्रियो और एमनियन मेम्ब्रेन के बीच में, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, फीटस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन तो कोरियन है, पर उससे पहले हम योक सैक के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या चीज़ है। तो आपको बता दूं, जब भी मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा और उसमें आप देखेंगे कि फीटस की बॉडी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। आपको बता दूं कि योक सैक इज द फर्स्ट एलिमेंट सीन विद इन द गेस्टेशनल सैक। बच्चे में गेस्टेशन पीरियड के दौरान सबसे पहला जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं वो यॉर्क सैक होता है। और आपको बता दूं कि यूजुअली ये गेस्टेशन के 3 दिन बाद ही डेवलप हो जाता है या 3 दिन में ही देखा जा सकता है। एक्चुअली यॉर्क सैक का ह्यूमन में इंपॉर्टेंस इतनी है केवल कि इसमें हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस जो है वो टेक्स प्लेस होती है। आप देखो, ऐसे समझने की कोशिश करिए कि एक डेवलपिंग फीटस में उसके शुरुआती समय में जब बोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हड्डियों का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो बोन मैरो नहीं होगी, और जब बोन मैरो नहीं होगी, उसके पास लिवर नहीं होगा, तो उसमें जो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगा? क्योंकि यूजुअली किसी भी ह्यूमन में ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है? उसकी बोन मैरो में होता है या लिवर में होता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि एक फीटस में, एम्ब्रियो में तो लिवर और उसकी बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, एडल्ट में मेनली बोन मैरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनिशियल ड्यूरेशन में, यानी कि शुरुआती कुछ दिनों तक, जबकि फीटस में आप देखेंगे कि बोन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तब ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होगा? तो यॉर्क सैक में होगा। तो इनिशियली हेमेटोपोइसिस विल टेक्स प्लेस इन यॉर्क सैक एंड लेटर ऑन इट विल टेक्स प्लेस इन बोन मैरो एंड एज वेल एज लिवर, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है उसको हम कोरियन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोरियन। और कोरियन भी बच्चे को, यानी कि फीटस को, एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि कोरियन एमनियन कर रही है, वैसे ही कोरियन करती है। एमनियन और कोरियन के बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है उसको हम कोरियोनिक फ्लूइड कहते हैं, कोरियोनिक फ्लूइड। तो ये कोरियोनिक फ्लूइड क्या है आप हमेशा याद रखें। जैसे कि एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में कैविटी है, उसमें फ्लूइड भरा है, एमनियोटिक फ्लूइड। ऐसे ही एमनियन और कोरियन के बीच में कैविटी है, उसमें फ्लूइड जो भरा है उसको आप क्या कह रहे हैं? कोरियोनिक फ्लूइड। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेनली प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। ये भी एक आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करती है किसको? एम्ब्रियो को। कोरियोनिक फ्लूइड आप हमेशा याद रखें कहाँ पाया जाएगा? तो कोरियन और एमनियन के बीच में। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा? एम्ब्रियो और एमनियन के बीच में, ठीक है ना। ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और एक और मेम्ब्रेन है जो मैं भी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा एज ए लोकेशन कहाँ पर ये प्रेजेंट है, जिसको एलेंटॉइस कहते हैं। द एलेंटॉइस इज एन एक्सटेंशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ यॉर्क सैक। आप देखेंगे यॉर्क सैक का जो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है या पोस्टीरियर पार्ट है, उसकी पोस्टीरियर वॉल में एक्सटेंशन हो जाता है, वो थोड़ी और आगे की ओर आती है और एक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको एलेंटॉइस कहते हैं। इसका एग्जैक्ट रोल जो है वो ह्यूमन में स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ अनक्लियर है। वैसे बहुत सारे रोल हैं जो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि इसका कोई एग्जैक्ट रोल अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देता हूं चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन, एमनियोटिक फ्लूइड, कोरियोनिक फ्लूइड, एलेंटॉइस और यॉर्क सैक कहां पर कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिए, ये क्या है? फीटस है। आफ्टर 3 मंथ में इसको आराम से एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फीटस या एम्ब्रियो है। आप देख रहे हैं कि फीटस या एम्ब्रियो ये जो रखता है स्ट्रक्चर वो क्या है? तो आपने बोला अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये क्या है? तो आप जानते हैं ये एक्चुअली में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसको मिटा देता हूं। ये क्या है? तो आप कहेंगे प्लेसेंटा है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं जो रेड कलर से मैंने ये बनाए हुए हैं, तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही निकलने वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो इंटरडिजिटेड हो रहे हैं मैटरनल टिश्यूज़ के साथ, तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ? कोरियोनिक विलाई। अब आप देखेंगे फीटस से जैसे कि अम्बिलिकल कॉर्ड निकला हुआ है, वैसे ही फीटस से आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उसकी एमनियोटिक मेम्ब्रेन और उसकी आउटर मोस्ट कोरियन मेम्ब्रेन, यानी ये मेम्ब्रेन जो फीटस के जस्ट बाहर है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, उसको आप नाम क्या दे रहे हैं? एमनियन। देख लीजिए अच्छे से, एमनियन क्या है? ये जस्ट आफ्टर द फीटस, फीटस के जस्ट बाहर जो एक मेम्ब्रेन है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन, वो एमनियन है। सबसे बाहर की मेम्ब्रेन को आप नाम क्या दे रहे हैं? कोरियन, ठीक है ना।
इतना समझ में आ गया। अब ये एम्ब्रियो है और ये एमनियन मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आप देख रहे हैं ये जो कैविटी है इसको एमनियन कैविटी कह सकते हैं। और इसमें जो आपको एक ब्लू कलर का फ्लूइड भरा हुआ दिख रहा है तो उसको आप नाम क्या दे सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इन एमनियोटिक कैविटी। तो इस एमनियोटिक कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया फीटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उनसे हम क्या पता लगा सकते हैं, जेनेटिक डिसीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। बच्चे को कोई जन्म से पहले मालूम करना है कि जेनेटिक डिसीज़ तो नहीं है तो वो हम लोग मालूम कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा निकाल कर, ठीक है ना। अब आप देखेंगे यॉर्क सैक क्या है, ये स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे एमनियन और कोरियन के बीच में जो एक सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द यॉर्क सैक। यहाँ पर क्या होता है तो हेमेटोपोइसिस होता है। हेमेटोपोइसिस मतलब क्या होता है भैया, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि फीटस में जब बोन मेरो में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होगा उससे पहले ब्लड सेल का फॉर्मेशन एक फीटस में कहाँ पर होता है, इनिशियल ड्यूरेशन में, तो आप कहेंगे यॉर्क सैक में होता है। यॉर्क सैक का ये पोस्टीरियर पार्ट है, देखिए ये पोस्टीरियर पार्ट, ये यॉर्क सैक आ रहा है और ये वो इस तरीके से उसका पोस्टीरियर पार्ट एक्सटेंडेड होकर फीटस से इस तरीके से कहीं पर जुड़ा होता है और इसको आप यहाँ पर नाम क्या दे रहे हैं, अलेंटॉइस। तो आप देख सकते हैं, देखो ये लिखा हुआ है, ये एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसको आप एलेंटॉइस कह रहे हैं, ठीक है ना। अम्बिलिकल कॉर्ड में बता ही चुका हूँ कहाँ पर है, जो प्लेसेंटा और फीटस को कनेक्ट कर रहा है। तो अब हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आपको कोरियोनिक फ्लूइड के बारे में जानना है तो देख लीजिए, ये एमनियन मेम्ब्रेन है, ये कोरियन मेम्ब्रेन है। इसके बीच में जो कैविटी है वो कोरियोनिक कैविटी है और कोरियोनिक कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसी को आप क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक फ्लूइड। तो कोरियोनिक फ्लूइड कहाँ भरा हुआ है, कोरियोनिक कैविटी में, ठीक है ना। CF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोरियोनिक फ्लूइड। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम नहीं है क्योंकि NCERT के डायग्राम को मैं आपको अभी डिफाइन करने वाला हूँ, लेकिन आप फिर भी ये याद रखें कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। एक इनर मोस्ट को हम एमनियन कहते हैं, आउटर मोस्ट को हम कोरियन कहते हैं। एमनियन कोरियन के बीच में यॉर्क सैक होता है और यॉर्क सैक का पोस्टीरियर पार्ट एक्सटेंशन करके एक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि अनक्लियर फंक्शन रखती है, जिसका फंक्शन पूरी तरह से नोन नहीं है ह्यूमन में, उसको एलेंटॉइस कहते हैं, ठीक है ना। अब ह्यूमन गेस्टेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, NCERT में आपको ये दिया गया और आपको याद रखना है कि फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फिफ्थ मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ में एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान किस तरीके से न्यू ऑर्गन्स या उनका डेवलपमेंट होता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ की। आप जो देख रहे हैं ये डायग्राम, इसमें ये फर्स्ट मंथ फीटस बताया गया। 1 महीने का फीटस कुछ इतना डेवलप होता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको, ठीक है ना। जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, ये अपना फीटस है 1 मंथ का और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा और फीटस कनेक्टेड है। आप देखेंगे 1 मंथ का जो फीटस होता है उसमें हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी हार्ट फॉर्म्ड हो जाता है। और फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस जो है वो डॉक्टर्स के लिए यही होता है, क्योंकि डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से बहुत अच्छे से, आसानी से बच्चे की हार्ट बीट का जो साउंड होता है उसको सुन सकते हैं। तो जनरली जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर उन्हें ये पता करना है कि फीमेल में जो फीटस है, फीमेल प्रेग्नेंट है, ये तो उनको पता चल गया है प्रेगनेंसी टेस्ट लगाकर, लेकिन फीटस लाइव है ये उन्हें बहुत आराम से अगर पता करना है बिना किसी बहुत ही हार्ड एंड फास्ट टेक्निक का यूज़ करे, तो वो स्टेथोस्कोप का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, 1 मंथ का जो फीटस होता है उसके लाइव होने की जो इंडिकेशन है वो उसकी हार्ट बीट को सुनकर पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड मंथ में क्या हो जाता है, तो आपको याद रखना लिम्स और डिजिट्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और याद रखिए डिजिट्स का मतलब क्या होता है, फिंगर एंड टोज, यानी हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां। तो लिम्स मतलब आप जानते हैं 4 लिम्स, 4 लिम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। 4 लिम्स मतलब हमारे हैंड, और हाइंड लिम्स का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हाइंड लिम्स का मतलब क्या होगा, तो हमारे पैर यानी लेग्स, और उनकी उंगलियां भी निकल आएंगी यानी कि डिजिट्स। तो डिजिट्स जो हाथों में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिंगर, और जो डिजिट्स लेग्स में होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टोज, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां। तो यहां पर ये केयरफुली याद रखें आप कि सेकंड मंथ में गैस्टेशन ह्यूमन गैस्टेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में सेकंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स जो है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। और ये देख सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर जो मैंने बना रखा है ये एक 2 मंथ का फीटस है
और इस 2 मंथ के फीटस में आप देख सकते हैं बड़े आसानी से, देखिए दिखा देता हूं यहां पर, ये उसके क्या बन चुके हैं, लिम्स। ये भी उसके क्या बन चुके हैं, लिम्स। 4 लिम्स को क्या बोल रहे हैं, हैंड। हाइंड लिम्स को क्या बोल रहे हैं, लेग्स। 4 लिम्स में आप देख रहे हैं, देखो ये डिजिट्स बन चुकी हैं, उंगलियों की संरचना बनना स्टार्ट हो गई है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फिंगर्स। और हाइंड लिम्स में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डिजिट्स या फिंगर्स बनना स्टार्ट हो गई, पर इनको फिंगर नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, टोस। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। अब ह्यूमन गेस्टेशन के 3rd मंथ, यानी कि जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, 3rd मंथ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म। ठीक है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या हो चुका होगा। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से फॉर्म्ड हो चुके होंगे, यानी कि 3 महीने के फीटस में मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका होगा। लिम्स पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे, हाथ जो है वो अच्छे से डेवलप्ड हो चुके होंगे, दिखने लगे होंगे कि ये हैंड ही है। वैसे तो हैंड से यानी हैंड और लेग और डिजिट्स आपको कब दिखने लगती हैं, 2nd मंथ में, लेकिन उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है 3rd मंथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या जेनाइटल सिस्टम आर वेल डेवलप्ड। तो एक्सटर्नल जेनाइटल सिस्टम जो है वो पूरी तरह से बच्चे में डेवलप्ड हो जाता है। और फिजिकली हम सोनोग्राफी के दौरान बच्चे में सेक्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर टेस्टिस उसमें अगर स्क्रूटम सैक आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये मेल होगा। कि वैसे तो टेस्टिस जो है वो स्क्रूटम सैक के अंदर डिसेंड कब होती हैं, 7 मंथ में, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस का फॉर्मेशन मेल में होता है और 7th मंथ में वो डिसेंड कर स्क्रूटल सैक में आती है। लेकिन एटलीस्ट स्क्रूटल सैक को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो जो फीटस है 3rd मंथ में वो मेल है या वो फीमेल है। 5th मंथ की मैं बात करूं तो बच्चे में मूवमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसके हेड में आपको बहुत महीन महीन रोम देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये एक 5 मंथ का एम्ब्रियो है, ये 5 मंथ एम्ब्रियो है जो आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये 5 मंथ का एम्ब्रियो है और इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज के थ्रू कि इसके हेड में आपको बहुत बारीक बारीक से बाल, हेयर्स की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और बच्चा मूवमेंट करने लगता है। बच्चा क्या करने लगता है, मूवमेंट। और 5th मंथ में आप देख सकते हैं, देखो स्क्रूटल सैक को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। ऐसे डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा लेते हैं, स्क्रूटल सैक को देखकर बता सकते हैं वो कि ये बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है। अगर है तो भाई मेल है, अगर स्क्रूटल सैक नहीं है तो वो फीमेल है। तो यहाँ पर 5th मंथ में आप देख सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स तो पहले 3rd मंथ में पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो चुके थे, लेकिन 5th मंथ में बच्चे में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो किक करने लगता है और मदर को ये फील होने लगता है कि उसके बच्चा किसी कोई प्रकार की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। वो किक करता है तो मदर को उसके मूवमेंट जो है वो आसानी से फील हो सकते हैं इस ड्यूरेशन में। 6 मंथ की मैं बात करूं, यानी कि 2nd ट्राइमेस्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। बच्चे के बॉडी हेयर्स, यानी कि अभी जो हेड में बाल थे या हेयर्स थे, अब उसके बॉडी हेयर्स यानी उसके हैंड में है ना, उसके पेट में, उसके पैर में बारीक बारीक से बाल ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं, यानी बॉडी हेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आईलिड्स का, आंखों की पलकों का फॉर्मेशन हो जाता है और आई लैशेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो आईलिड्स जो है वो सेपरेट भी हो जाती हैं, यानी आंखें जो हैं वो पलके ऊपर सेपरेट हो जाती है, खुलना स्टार्ट नहीं होती हैं पर वो सेपरेट हो जाती है। पहले वो जुड़ी होती हैं आपस में, नीचे और ऊपर आप देखेंगे ये आईलिड जुड़ी होगी नीचे, लेकिन जैसे आप देखेंगे 6 मंथ में एम्ब्रियो जब पहुंचेगा तो उसमें आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस का भी फॉर्मेशन होना उसमें क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। 9th मंथ यानी कि यहाँ पर तो अब 3rd ट्राइमेस्टर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है और फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है, यानी फीटस फुली डेवलप्ड है और रेडी फॉर द डिलीवरी, यानी कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो चुका है और रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि अब वो समय आ चुका है जब गैस्टेशन पीरियड खत्म हो चुका है। मदर में लेबर पेन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो सकती है। लेबर पेन इंडिकेट करेगा कि बच्चा जो है वो फुली फॉर्म्ड हो चुका है और पार्चुरेशन की प्रोसेस, यानी कि बच्चे की जो डिलीवरी है, बर्थ है, वो इस ड्यूरेशन में हो जाता है। बच्चा यूट्रस से पुश्ड ऑफ होकर बाहर की तरफ बर्थ कैनाल के थ्रू इस दुनिया में जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ह्यूमन गैस्टेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो समझना है, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमें वो समझना है। तो 1st मंथ में आपको याद रखना है हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू हार्ट साउंड
केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या कर सकते हैं, हार्ट की बीट्स को केयरफुली सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से, और वो फीटस के लाइव होने का पता भी लगा सकते हैं। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फिंगर और टोज भी निकल आती हैं, डिजिट्स का मतलब फिंगर एंड टोज। थर्ड मंथ में बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड हो जाते हैं, लिम्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाता है। फिफ्थ मंथ की बात करें तो बच्चे में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, उसके हेड में हेयर्स आ जाते हैं। सिक्स मंथ की बात करें तो बॉडी में हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड्स और आईलैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ तक कि आईलिड्स जो है वो सेपरेटेड हो जाती हैं। नाइन्थ मंथ की बात करें तो फीटस फुली डेवलप्ड हो जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीटेड हो चुका है और रेडी फॉर डिलीवरी, यानी पार्चुरेशन के लिए जो है फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल वो डिलीवर्ड होने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो इसके जस्ट बाद हम बात करेंगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें बहुत सिंपल वे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर ये योग सैक बताया गया है, जो मैंने बोला कि किस काम में आता है, तो आपको बताया हेमेटोपोइसिस की प्रोसेस इनिशियली योग सैक में होती है, बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ होती है, बोन मेरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कैविटी ऑफ यूट्रस है, यूट्राइन कैविटी जो ऑलरेडी हम जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ने कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन किया था जो इंटर डिजिटेड हो गई थी मैटरनल टिश्यूज़ के साथ, तो ये प्लेसेंटल विलाई बताई गई है यहाँ पर, ठीक है ना, कोरियोनिक विलाई भी कह सकते हैं। ये जो फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करने वाली कॉर्ड है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोल रहे हैं, है ना, विद इट्स वेसल्स, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी सप्लाइड होती हैं। एंड यहाँ पर ये प्लग ऑफ म्यूकस, यानी फीमेल में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके सर्विक्स में प्लग ऑफ म्यूकस जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जो कि पूरी तरह से सर्विक्स को क्या कर देता है, क्लोज्ड कर देता है। तो गैस्ट्रेशन के दौरान प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स में क्या कर देता है, सर्विक्स को चोक या ब्लॉक्ड कर देता है। और आप देखेंगे कि जब फीमेल पार्चुरेशन की ड्यूरेशन में पहुंचेगी तो वहां पर आप देखेंगे सर्विक्स जो है उसमें वाइडनिंग हो जाती है, जो लिगामेंट्स यूट्रस को कनेक्ट करके रखते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाता है, उसकी यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यूट्राइन वॉल में जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको हम लेबर पेन कहते हैं, जिससे कि बेबी विल बी पुश्ड ऑफ, बच्चा बाहर आ जाता है और हम बोलते हैं बच्चे का बर्थ हो गया। तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो अगला टॉपिक होगा, बच्चा फुली फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन चुका है, 9 मंथ तक के गैस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखना है वो हमने पढ़ ली हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बताना चाहता हूं और वो है ब्लास्टोपोर। आपको याद रखना है ब्लास्टोपोर क्या है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं गैस्ट्रूला डेवलपिंग फीटस। गैस्ट्रूला आप किसको कह रहे हैं, डेवलपिंग फीटस को। देखिए मॉर्यूला क्या था, मॉर्यूला आप जानते हैं जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में था हमारा डेवलपिंग फीटस, तो हमने उसको नाम दे दिया था मॉर्यूला। जब इम्प्लांटेशन हो गया उसके जस्ट बाद इमीडिएटली इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हुई इनटू जर्म लेयर्स, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म, और फीटस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। तो पूरे गैस्ट्रेशन में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उस स्टेज को हम गैस्ट्रूला कह सकते हैं। और डेवलपिंग फीटस हैज़ पोर, एक छिद्र या पोर होता है जिसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। आप दिमाग लगाइए ब्लास्टोपोर क्या होगा। तो जब फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा तो हम जानेंगे कि कभी ना कभी तो उसमें क्या बनने वाली है, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या है, मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल। और हमने पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो हम जानते हैं ह्यूमन में क्या, पूरे कॉर्डेट्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या खासियत होती है बच्चों, कि इसमें 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, एक माउथ की तरह एक्ट करती है और एक एनस की तरह एक्ट करती है। पर आप याद करिए, मैंने आपको बताया है कभी ना कभी ये चीज़ कि जिन भी एनिमल्स में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उन एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 सेपरेट ओपनिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 सेपरेट ओपनिंग, वन इज माउथ, अनदर इज एनस। तो डेवलपिंग फीटस में जो सबसे पहली ओपनिंग उसकी बॉडी में बनेगी, जो सबसे पहला छिद्र उसकी बॉडी में बनेगा, जो सबसे पहला पोर उसकी बॉडी में फॉर्म होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोपोर। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया के सभी एनिमल्स में जो पहला बॉडी में पोर फॉर्म होता है, उसकी एलिमेंट्री कैनाल की जो पहली ओपनिंग का फॉर्मेशन होता है वो माउथ ही हो या वो एनस ही हो। इसके बेसिस पर कि किस
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले एनिमल में पहली ओपनिंग कौन सी फॉर्म हो रही है, उसका एनस पहले फॉर्म हो रहा है या उसका माउथ पहले फॉर्म हो रहा है। इसके इवोल्यूशन के बेसिस पर हम एनिमल्स को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। अब ड्यूटेरोस्टोम्स कौन है, तो आपको याद रखना है ड्यूटेरोस्टोम्स हम ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जिनके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में पहली ओपनिंग जो फॉर्म होती है वो एनस होती है। एनस डेवलप्स फर्स्ट देन माउथ, पहले एनस का फॉर्मेशन होगा फिर किसका फॉर्मेशन होगा, माउथ में। तो जिन एनिमल्स में पहली ओपनिंग उसके डाइजेस्टिव ट्रैक की या उसकी एलिमेंट्री कैनाल की पहली ओपनिंग अगर एनस डेवलप हो रही है, फिर उसके बाद सेकेंड ओपनिंग क्या बन रही है, माउथ, तो आप ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है ना। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखने वाले जो एनिमल्स हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स अगर हैं, इसका मतलब कि उनमें एनस पहले डेवलप होगा फिर माउथ डेवलप होगा। पर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें पहले माउथ डेवलप होता है और उसके बाद क्या डेवलप होता है, एनस। ठीक है ना। तो ऐसे दो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं, यानी कि जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं अगर वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं तो उनमें एनस पहले डेवलप होगा फिर माउथ। अगर वो प्रोटोस्टोम्स हैं तो उनमें माउथ पहले डेवलप होगा फिर एनस। तो ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं उनके एग्जाम्पल आप याद रखें, इकाइनोडर्मेटा एक फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसमें सभी एनिमल्स जो आते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो एक हेल्दी चोर से आप याद रखें, किससे याद रखें, एक हेल्दी चोर। लिख देता हूं मैं, एक ईसी से मैंने एक बना दिया, HEALTHY, हेल्दी और चोर। ठीक है ना। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। ठीक है ना। उनमें पहले एनस डेवलप होता है फिर माउथ डेवलप होता है। एंड उसके बाद हम बात करें अगर कि प्रोटोस्टोम्स कौन से एनिमल फाइलम है, तो आप याद रखेंगे प्रोटोस्टोम्स जो एनिमल फाइलम है वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। अनिल और मोलू से आप याद रखें, अनिल और मोलू। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनिल, ANNEL, अनिल मतलब एनिलिडा, AUR और मतलब आर्थ्रोपोडा और मोलू फॉर मोलस्का। तो प्रोटोस्टोम्स कौन है, अनिल और मोलू, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोम्स कौन है, एक हेल्दी चोर यानी कि इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब आपको याद रखना है कि जो ड्यूटेरोस्टोम्स है उनमें पहला पोर जो फॉर्म होगा वो एनस होगा। तो ड्यूटेरोस्टोम्स एनिमल में ब्लास्टोपोर क्या है, एनस है। एंड प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स में पहला पोर जो बनेगा वो क्या होगा, उनके गैस्ट्रुला में, वो माउथ होगा। तो उनमें ब्लास्टोपोर जो होगा वो क्या होगा, माउथ होगा। तो ब्लास्टोपोर जो है इन प्रोटोस्टोम्स वो माउथ है एंड ब्लास्टोपोर्स इन ड्यूटेरोस्टोम्स क्या है, एनस। तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए ब्लास्टोपोर क्या है, गैस्ट्रुला में ड्यूरिंग द गैस्टेशन फीटस डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहला जो पोर फॉर्मेशन होता है उसको हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। ब्लास्टोपोर माउथ होगा प्रोटोस्टोम्स में, ब्लास्टोपोर एनस होगा ड्यूटेरोस्टोम्स में। तो आई होप कि आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो आप लाइक कीजिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आगे हम बात करेंगे अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अगले लेक्चर में और वो होगा पार्चुरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द लैक्टेशन और ये आपका पूरा चैप्टर जो है, एक बड़ा सा चैप्टर जो है वो बहुत आसानी से खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप मुझे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।